फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 101 प्रश्न डिस्कस करेंगे। यह सभी प्रश्न सेलेक्टेड अच्छे लेवल के हमने लिए हुए हैं। वीडियो में अब लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्नों को हमने डिटेल में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, बीपीएससी, यूपीए, एसआई या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की कर दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पहले जो थी वोटिंग की एज जो हुआ करती थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब जो है 1989 में एक संविधान संशोधन लाया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989 में लाया गया, जिसके तहत जो है इस एज को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया वोटिंग की एज को। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? आर्टिकल 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारत जो कि राज्यों का संघ होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में यह बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1976 में, ठीक है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था, किस जो है संशोधन के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन ही हुआ था 1976 में, जिसके तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, बात करते हैं, प्रश्न पूछता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, रसिया से लिया गया। ठीक है, उस समय रसिया को जो है सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तो रसिया से जो है मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में लिया गया है। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि किस समिति के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 51 क में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि इस अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं के बारे में बताया गया। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय जो है केवल 14 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में रखी गई थी, लेकिन वर्तमान में जो है टोटल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, कई संशोधन हुए जिसके तहत अलग अलग भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। तो सिंधी भाषा को पूछ रहा है, तो सिंधी भाषा जो है 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन बात करें कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1967 में हुआ था। 1967 में जो है 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वर्तमान में पूछ सकता है कि कितनी भाषाएं थी? तो ध्यान रखिएगा टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? कि संविधान के किस भाग में और अनुच्छेद में संविधान संशोधन किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 20 और अनुच्छेद 368। ठीक है, भाग 20 में बताया गया है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत के पंचायती राज का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज का शिल्पकार या वास्तुकार किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए दोस्तों जो है 1957 में एक समिति का गठन किया गया, जिसको बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का सुझाव दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता को ही पंचायती राज का जो है शिल्पी कहा जाता है। तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो है संरचना का सुझाव दिया था दोस्तों। पहला था ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके बाद प्रखंड स्तर पर दिया था पंचायत समिति और जिला स्तर पर दिया था जिला परिषद। ठीक है, इन तीनों समितियों को इन्होंने सुझाव दिया था, जिसको 1959 में
स्वीकार किया गया था। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो पंचायती राज का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंतराय मेहता जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बताया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बताया गया है? तो ध्यान रखिएगा भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है हमारे संविधान में, भाग 4 के अनुच्छेद 40 में। ठीक है, आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। एक प्रश्न और यहाँ से पूछता है, ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 40 मतलब अनुच्छेद 40 को जो है गांधी आर्टिकल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगाई जाती है, प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360 के तहत जो है देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में आपातकाल 3 तरीके से लगती है। एक तो होती है कि आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में, जिसके तहत 3 कारण से जो है इमरजेंसी देश में लगाई जा सकती है। पहला हो गया युद्ध के कारण से, दूसरा हो गया बाह्य आक्रमण के कारण से और तीसरा हो गया सशस्त्र विद्रोह के कारण से। ठीक है, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाती है। आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 360 आता है जिसमें वित्तीय आपातकाल लगाई जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, जो कि देश में एक भी बार नहीं लगी है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल देश में कितनी बार लगाया गया है, तो एक बार भी नहीं, ध्यान रखिएगा। और इसका प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 360 में। ठीक है, तीनों आर्टिकलों को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 4-4 का गैप है, 352 के बाद प्लस करेंगे 356 के बाद प्लस करेंगे 360, तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फातिमा बीबी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फातिमा बीबी जो थी 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, फातिमा बीबी। बात करें सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, मुख्य न्यायाधीश तो कौन थे? तो ध्यान रखिएगा हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया जो थे सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। अच्छा, यहाँ पे एक नाम और दिया गया है लीला सेठ, तो ध्यान रखिएगा लीला सेठ जो है उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की, और किस हाई कोर्ट की थी? तो हिमाचल प्रदेश की थी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो है लीला सेठ पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जी, जो कि पूरे भारत की भी थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है दोस्तों? मतलब संघ की जितने भी प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके बारे में, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, इन सब के बारे में किस भाग में बताया गया? तो ध्यान रखिएगा भाग 5 में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं दोस्तों। ठीक है, तो भाग 5 में जो है संघीय न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए पीएम बनने के लिए तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष होनी चाहिए। बात करें राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। पहले तो यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संयुक्त अधिवेशन जो है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 108 में। ठीक है, 108 में जो है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में बताया गया है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है, पहले तो ये ध्यान रखिए इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा संसद में जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाता कौन है? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन की बैठक को बुलाता है।
उसके बाद फ्रेंड्स यह भी प्रश्न पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन जो है कब कब बुलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर अधिनियम है, कोई भी यह भी विधेयक है जो कि लोकसभा में पारित होता है लेकिन राज्यसभा में नहीं होता है, दोनों सदन के बीच में मतभेद होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, मतभेद की स्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन कराया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। ठीक है, संसद में निम्न सदन और उच्च सदन कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है जिसका जो कि अनुच्छेद 81 में वर्णित किया गया है, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में बताया गया है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है जिसके बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है, अनुच्छेद 80 में बताया गया है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? फ्रेंड्स, जैसे लोकसभा में लोकसभा स्पीकर होते हैं वैसे राज्यसभा में कौन करता है सभापतित्व? तो राज्यसभा का सभापति करता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का राष्ट्रपति भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा में बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो देश का उपराष्ट्रपति करता है। वर्तमान में जैसे जगदीप धनखड़ जी हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति, तो वह राज्यसभा के सभापति भी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? फांसी की सजा को बदलने का या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो उन सभी मामलों में जिसमें सजाए मौत दी गई है उसमें उसकी सजा को कम कर सकता है या सजा को माफ कर सकता है। इसकी जो है शक्ति देश के राष्ट्रपति को दी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 72 में जो है क्षमादान की शक्तियों के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति के। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी विधिक जो है क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ठीक है, यह चीज़ किस आर्टिकल में बताई गई है? इस चीज़ को किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 143 में इस बात को बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। ठीक है, सलाह सुन सकता है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट क्या राय दे रहा है, लेकिन वो उसको माने या न माने यह राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, आर्टिकल 143। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि फ्रेंड्स भारत देश में राष्ट्रपति जो होता है कितनी भी बार जो है निर्वाचित होकर आ सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप एक बार राष्ट्रपति बन गए तो दोबारा नहीं बन सकते हैं। इस चीज़ को किस आर्टिकल में बताया गया? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 57 में। ठीक है, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? कौन सा राष्ट्रपति एक ऐसे हैं जिनको निर्विरोध चुना गया है, राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी जी को जो है यह 1977 से लेके 1982 तक जो है राष्ट्रपति पद पे थे। ठीक है, देश के 6वें राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर देश का राष्ट्रपति जो है देश से बाहर है या फिर अन्य किसी कारणों से अनुपस्थित है तो उस समय जो है देश के उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का कार्यभार देखते हैं। लेकिन दोनों ऐसी कंडीशन आ जाए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो ऐसी कंडीशन में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति का कार्यभार देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 60। ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान के द्वारा ली गई है? राष्ट्रपति पे जो है महाभियोग लगाया जा सकता है और उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। कब कब हटाया जा सकता है दोस्तों, उसके लिए भी प्रोसेस दिया गया है कि आप संसद के किसी भी सदन में जो है यह प्रस्ताव ला सकते हैं महाभियोग का, और टोटल जितने भी सदस्य हैं सबका 2/3 बहुमत से अगर यह पास हो गया तो राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। यह प्रक्रिया दी गई है। तो यह किस देश के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रश्न एक कभी कभी पूछता है दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लाना चाहते हैं संसद में, तो 14 दिन पहले ही उसको बता देना होगा कि हम आपके खिलाफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया संसद में लाने वाले हैं। ठीक है, इस चीज की ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु तो हमने बताया था कि 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन अधिकतम आयु पूछ रहा है तो ध्यान रखिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है कितनी भी उम्र हो जाए, चाहे 100 साल हो जाए, 110 साल हो जाए, 80 साल, 90 साल, वो राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है मूल कर्तव्यों को हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 51 क में जो है शामिल किया गया था। तो यह प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, वर्तमान में जो है रसिया है, वहां से इस चीज को लिया गया है, मूल कर्तव्य को। आगे बढ़ते हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों, हाँ सही है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, तो उसमें प्रश्न पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 में जो है बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 50 में। ठीक है, आर्टिकल 50 में जो है बताया गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात कही गई है, किस आर्टिकल में कही गई है? तो ध्यान रखिएगा, एक समान सिविल संहिता, ठीक है, देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सभी कानून समान होंगे, लॉ एंड ऑर्डर समान होंगे, यह किस अनुच्छेद में बताया गया? ध्यान रखिएगा आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में इस चीज को बताया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए समान न्याय और ऐसे नागरिक जो है आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 39A में दिया गया है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान दीजिएगा। 39A में इस बात को बताया गया है कि अगर आप जो है आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अगर आप कोई वकील हायर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में निःशुल्क विधिक सहायता भी आपको गवर्नमेंट देगी, आपके लिए एक सरकारी वकील मुहैया कराया जाएगा। इस चीज़ को अनुच्छेद 39A में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? डीपीएसपी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? भाग 4 में बताया गया, हमने आपको बताया था, लेकिन अनुच्छेद पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया गया है, कहाँ से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमारा संविधान जो है इसमें विभिन्न देशों के संविधान से अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं उसको लिया गया है। ठीक है, इसीलिए हमारे संविधान को जो है फलों की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, अच्छे फलों की टोकरी कहा जाता है हमारे देश के संविधान को, क्योंकि सभी देश के संविधान, आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, सभी देश के संविधानों से अच्छी अच्छी चीज़ें ली गई हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए, किस देश के संविधान से? तो ध्यान रखिएगा आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डीपीएसपी को जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्न मौलिक अधिकारों में से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? फ्रेंड्स,
हमारे देश में जो है हमें प्रत्येक नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है, जब हमारा संविधान बना था। लेकिन बाद में संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा के उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था, जो कि 1978 में हुआ था। उसके बाद उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 31 से हटा के उसको 300 क में रख दिया गया था, ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, 300 क में रख दिया गया था, एक विधि अधिकार बता दिया गया था। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है, तो ध्यान रखिए संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार नहीं आता है जब, जो कि आर्टिकल 31 में दिया गया था, इसको हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो यह आर्टिकल 32 में प्रावधान दिया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे ही संविधान का हृदय, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है देश में। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 19 में हमें स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसमें भी जो है कई जो सब आर्टिकल हैं, तो उसमें पूछ रहा है कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो ध्यान रखिएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 19 में कौन कौन सी दी गई है? तो पहला तो होता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यही होता है, पूछा जाता है परीक्षाओं में कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19A में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्वतंत्रता दी गई दोस्तों की शांतिपूर्ण रूप से सभा करना, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से आप सभा कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं हथियार बंद तरीके से, ठीक है। उसके बाद तीसरी स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों की संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कि आप देश में जो है कोई भी संघ, यूनियन या संगठन बना सकते हैं, उसके लिए आपको पूरी आज़ादी है। उसके बाद चौथा दिया गया है दोस्तों कि आप संपूर्ण देश में एक जगह से दूसरे स्थान पर आसानी से घूम फिर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, यह देश आपका है। पांचवा दिया गया है दोस्तों कि देश के किसी भी कोने में आप रह सकते हैं, ठीक है, देश के किसी भी कोने में आप रह सकते हैं या बस सकते हैं जमीन लेके, इसमें आपको पूरी आज़ादी दी गई है। उसके बाद छठा आता है दोस्तों कि कोई भी पेशा कर रहे हैं आप, जैसे आप नाई की दुकान खोल लिए या फिर कोई कारपेंटर की खोल लिए या फिर कुछ भी खोल लिए, तो आपको इस चीज़ की स्वतंत्रता पूरी तरह है कि आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं, कोई भी रोक टोक उसके लिए आपको नहीं है। तो संविधान के आर्टिकल 19 में ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता को भी अनुच्छेद 19 में ही रखा गया है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में बताया गया है कि धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति जो है साउथ वहाँ से आता है, नॉर्थ इंडिया से आता है या फिर साउथ इंडिया से आता है या फिर पूर्वोत्तर भारत से आता है, केरला से आता है, नागालैंड से आता है, तो अब ऐसा नहीं है कि उसको जो है कह सकते हैं कि तुम नागालैंड से आए हो, तुम दिल्ली में नहीं रह सकते, या तुम साउथ से आए हो, बेंगलोर से आए हो, नहीं रह सकते, ऐसा नहीं है। यह देश सबका है, ठीक है, यह देश पूरे भारतवासियों का है, वो कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें पूरी आज़ादी दी गई है, ठीक है। इस चीज़ को भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में बताया गया, ठीक है, छुआछूत उन्मूलन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो हमने आपको बताया कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय टोटल जो है 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। पूछ रहा है प्रदान किए गए थे, तो ध्यान रखिएगा टोटल उस समय 7 किए गए थे, लेकिन वर्तमान में 6 ही जो है मौलिक अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड के संविधान से ली गई है, ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, क्या है कि आपकी नागरिकता किस किस कारणों से छीनी जा सकती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप पे देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है तो इस कंडीशन में आपसे आपकी नागरिकता छीन ली जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
लगातार कितने वर्षों तक भारत के बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? लगातार कितने वर्षों तक भारत के बाहर रहने पे आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 7 वर्षों तक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देश के बाहर 7 वर्षों तक रहते हैं तो आपकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 28। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आज़ादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा 1956 में जो है यह अधिनियम पारित हुआ था। हालांकि यह अधिनियम 1953 में ही आ गया था, ठीक है, 1953 में यह अधिनियम आया था और 1956 में यह अधिनियम पारित हुआ था। यहाँ से एक प्रश्न ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था, प्रश्न पूछता है। तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो था भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। यह प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में तो उस समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ठीक है। बाद में धीरे धीरे राज्य बनते गए तो वर्तमान में 28 हैं, लेकिन उस समय 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आगे बढ़ते हैं। 500 से अधिक रजवाड़ों में के भारत में मिले के लिए कौन उत्तरदायित्व है? 500 से अधिक रजवाड़े जो थे देश में दोस्तों, तो उनका भारत संघ में मिलने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था? जब 500 से अधिक रजवाड़ों का विलय हो रहा था तो सभी रजवाड़े जो है भारत में मिल गए थे, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर यह 3 रजवाड़े ऐसे थे जो भारतीय संघ में नहीं मिल रहे थे। इन्हें बलपूर्वक जो है भारतीय संघ में मिलाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को दिया गया, ठीक है। संसद चाहे तो किसी राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित कर सकती है या किसी राज्य के 2 टुकड़े कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति से संबंधित अनुच्छेद है। किसी राज्य में विधान परिषद है, रहे या न रहे, उसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 169, ठीक है, 169 में प्रावधान दिया गया है राज्यों की विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 335 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 335 में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिएगा। CAG, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148 के तहत उनकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 149 के तहत जो है CAG के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। 149 में CAG के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इन दोनों आर्टिकलों को आप एक साथ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, भारतीय समाज में दोस्तों 5 समानता के अधिकार दिए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक हैं? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिए गए, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है समानता का अधिकार दिया गया है। कौन कौन सा है? हमने आपको बताया था कि कानून की समझ समानता का अधिकार, सभी व्यक्तियों को के लिए कानून जो है भारत में लॉ एंड ऑर्डर इक्वल होंगे। उसके बाद आर्टिकल 15 में दिया गया है कि धर्म, जाति, वंश के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में दोस्तों दिया गया है कि लोक नियोजन में जो है समान अवसर दिया जाएगा। जितनी भी सरकारी नौकरियां निकलती हैं उनमें सभी नागरिकों के लिए जो है समान अवसर की समानता रहेगी। फिर अगला आता है, चौथा आता है जो है छुआछूत उन्मूलन, जो कि आर्टिकल 17 है। उसके बाद आर्टिकल 18 आता है,
आर्टिकल 18 में क्या बताया गया दोस्तों, उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है कि जितने भी टाइटल होते थे, एबोलिशन ऑफ टाइटल के बारे में आर्टिकल 18 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 18 ही है। आर्टिकल 18 के तहत जो है संविधान में भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये सब पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, तो आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत जो है संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर। हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो आर्टिकल 343A के तहत। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। संविधान में जो है अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 338 और 338A में। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 338 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 338A है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है ओबीसी आयोग के लिए भी अनुच्छेद दिया गया है, वो कौन सा है, 338B। ठीक है, 338B में पिछड़ा आयोग के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किए गए हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के से संबंधित प्रावधान है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 324 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों, ये भी कमेंट करके आप हमें बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में जो है संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 315। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है, गठन का प्रावधान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रावधान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 233, आर्टिकल 233 के तहत जो है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने सुनाए गए फैसले का निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है, ठीक है, किस आर्टिकल में बताया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय या जजमेंट देता है तो उसे लगता है कि नहीं इसे हमें पुनः जांच करनी चाहिए, तो इसके लिए किस आर्टिकल में प्रावधान दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 143 में। ठीक है, आर्टिकल 143 में यह प्रावधान दिया गया, माफ कीजिएगा आर्टिकल 137 में यह प्रावधान दिया गया। ठीक है, 137 में, अनुच्छेद 137 में यह प्रावधान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है, पहले भी हमने बताया था कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श किस आर्टिकल के तहत ले सकता है, आर्टिकल 143 के तहत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्टिकल 123 के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में बताया गया, किस अनुच्छेद में मनी बिल या धन विधेयक के बारे में बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद में संसद के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, हमने अब इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है, कौन बुलाता है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 108 में जो है
संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करते हैं। इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और किस लिए बुलाई जाती है? जब दोनों सदनों में जो है मतभेद हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? संसद के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है। अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। किस आर्टिकल के तहत जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो आर्टिकल 76 के तहत। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें भारत के महान्यायवादी की, तो ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 63 में, अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि भारत की सरकार के लिए एक उपराष्ट्रपति भी होगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? भारत के राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया कब लगाई जाती है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 अनुच्छेद 61 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, परीक्षाओं में अक्सर रिपीट किया जाता है। अनुच्छेद 19 ए के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 19 फर्स्ट में दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकारों की निश्चितता प्रदान करता है? कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार के बारे में बताते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद बताते हैं भारत में मूल अधिकारों को इन्हीं अनुच्छेदों में रखा गया है, और जो कि भाग 3 में आते हैं, पार्ट 3 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए? नागरिकता से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो किस अनुच्छेद में? ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 5 से 11 तक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 से 11 तक जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? दोस्तों जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय प्रारूप समिति ने संविधान जो प्रस्तुत किया था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? ध्यान रखिएगा, उसमें उस समय 8 अनुसूचियां थी, जिसमें समय समय पर संशोधन होते गए और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां संविधान में हैं। ठीक है, जब संविधान बना उस समय केवल 8 अनुसूची थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 22 राजभाषाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है? तो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में बताया गया है टोटल 22 भाषाएं राजभाषाएं हैं। ठीक है, जब संविधान बना तो उस समय कितनी भाषाएं थी दोस्तों? केवल 14 भाषाएं थी। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में बताया गया है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में जो है पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में किस भाग में बताया गया है पार्ट में? तो ध्यान रखिएगा, भाग 20 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 20 में बताया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 368 में जो है संशोधन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, यूएसए से, अमेरिका के संविधान से जो है मूल अधिकार लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।